हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 19 डेज प्लानर बुक आता है उसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के रसायन शास्त्र का परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में चीज़ें को हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल हमने जब बिहार के करंट अफेयर्स मंथली शुरू किया है तो हमने जनवरी से लेकर अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देख भी रहे हैं, आप भी जाकर देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो वगैरह बना हुआ है। हाँ, इसके बारे में हमको बताना है कि ये जो वीडियो का सोर्स जो है, एक सेकंड थोड़ा सा हम ना पेन चूज कर लें। ओके, ओके, चलिए ठीक है। ये वीडियो का सोर्स जो है, इसमें जो भी कंटेंट बताया जाएगा टेक्स्ट फॉर्म में, यानी जो भी क्वेश्चंस होगा उसका जो सोर्स होगा वो प्रिपरेशन आईएएस की तरफ से जो 19 डेज प्लानर का बुक आता है वो होगा। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिपरेशन आईएएस के वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पहले बता दें कि इसका कोई भी हमको प्रमोशन के लिए चार्ज पैसा वगैरह कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम उनके बुक को अपने चैनल पे डाल रहे हैं तो फिर उनका प्रमोशन करना मेरा फर्ज बनता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं हमको रुपया मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लासेस अगर अच्छा लगता है कि हाँ बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से किस प्रकार भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे एक कार्बन है, कार्बन 612, ओके, और ये मान लेते हैं सोडियम है 1123, ओके। ये बोल रहा है कि कार्बन और सोडियम भिन्न क्यों है, अलग अलग क्यों है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका तो एटॉमिक वेट अलग है, बिल्कुल सही है, एटॉमिक वेट। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अगर निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1s2, 2p, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, और 3s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ भी हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, फिर आप देखेंगे कि एक कार्बन 12 है और ये सोडियम 23 है। इसके लास्ट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, लेकिन इसके लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो आपके दिमाग में आ गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के तरफ भी हम लोग जो तत्व है उसके परमाणुओं को भिन्न ले सकते हैं। लेकिन रुकिए, आप यहाँ पे सोडियम लिए हैं, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे पोटेशियम लीजिए, पोटेशियम 19, ठीक है, 40 इसका एटॉमिक वेट होता है। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इसका भी एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक वेट अलग है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 8। ओके, उसके बाद 4s1 हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ओके, 4s1 ए हो गया। यानी यहाँ पे भी क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक आ गया, यहाँ पे भी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक आ गया। इसका मतलब हम लोग परमाणु को, जो दो अलग अलग तत्व के परमाणु है उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग हम लोग भिन्न नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, इनके एटॉमिक नंबर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है, एटॉमिक वेट अलग है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम आ गया। अब चलिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस बोल रहा है परमाणु संख्या, बिल्कुल परमाणु संख्या के आधार पे हम लोग दो परमाणु को भिन्न मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बोलता है परमाणु संख्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन पे कैसे भिन्न मानेंगे, यहाँ पे तो हम अभी देखे कि सोडियम और पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम आ गया, तो एक ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की संख्या। अब चलिए हम न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे अगर आप यहाँ पे लेंगे, जैसे कार्बन 6 है, कार्बन 6, 12, यानी इसमें कितना आ गया, 6 न्यूट्रॉन आ गया। आपको पता है एटॉमिक नंबर में से हम ठीक है, मास नंबर से हम लोग अगर एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है, तो इसमें 12 से 6 घटाएंगे, यहाँ पे 6 आ गया एटॉमिक नंबर। यहाँ से 23 से 11 घटाएंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो बिल्कुल, यहाँ पे 40 से 19 घटाएंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, कोई बात नहीं। अब हम लेते हैं कोई दूसरा एलिमेंट। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे है कार्बन 6, 12। अगर आप देखिए यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन 7, और यहाँ पे कितना होता है, 15 होता है, 7 दूनी 14, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है, 15 होता है इसमें एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास नंबर जो भी बोलिए नाइट्रोजन का। और वही लीजिए ऑक्सीजन का 8 और 16, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, 15 में से 7 गया कितना हुआ, 8, 16 में से 8 गया कितना हुआ, 8।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग परमाणु हैं, इन अलग अलग तत्व हैं, ठीक है, और इनके परमाणु भी अलग अलग, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भी समान आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं। तब जहां जहां न्यूट्रॉन की संख्या से अगर हम भी नाप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलती हो जाएगा। अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, जो हम लोग देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग होते हैं सभी परमाणु का, सभी तत्वों का, और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या भी सभी तत्वों के अलग अलग होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ वही डिटेल कि किसी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है, सेम चीज दिया हुआ है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे ना आंसर थोड़ा सा दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक्स एक्स टू दी पावर -2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 38 है, तो एक्स पावर -2 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। आपको पता है अगर किसी एलिमेंट पे प्लस हो का साइन होता है तो उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यानी यहाँ पे +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ पे +4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ पे +1 है, ठीक है, या केवल प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अगर किसी परमाणु पे या ठीक है, कि अगर किसी तत्व पे -1 है तो वहां 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो पाया। अगर यहाँ पे -3 है तो वह 3 इलेक्ट्रॉन पाया। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या 38 है और x टू दी पावर -2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 38 है, यानी जितना परमाणु संख्या इसका हुआ होगा। आपको पता है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, जैसे माने थे अगर हम यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन 8 लेते हैं तो ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है, 8 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है ये भी 8 हो गया। एक फॉर्मूला होता है जपे, जेड मतलब परमाणु संख्या, पी मतलब प्रोटॉन की संख्या, ई मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई भी जो उदासीन तत्व है, कोई भी उदासीन तत्व में उदासीन परमाणु में एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका बराबर है। अगर यहीं पे -2 अगर इसमें कर दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी पहले से 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 और आया तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसी को अगर आपसे पूछ दे कि O2 पे जो है 2 माइनस है और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो फिर आपको उल्टा सोचना है कि 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब -2 है, यानी 2 आया होगा, यानी जो मेन इसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें 2 ऐड हुआ होगा। अगर 2 घटा देंगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 38 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 इस पे निगेटिव चार्ज है, यानी 2 एक्स्ट्रा इसमें है, और वही एक्स्ट्रा को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और जो भी एक्स होगा, एक्स जो भी तत्व होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 36 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, हम पर्सनली आपको टेक्स्ट वगैरह पे कहीं भी समझा देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु जो क्रमांक है वह किसके बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के संख्या के बराबर, बिल्कुल सही बात है। परमाणु क्रमांक यानी जो एटॉमिक नंबर होता है, अभी हम लोग क्या पढ़े, जब जेड बराबर पी बराबर ई, यानी उदासीन अगर कोई परमाणु है, उदासीन एटम है, ठीक है, तो जो है उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है वो भी जो है वह एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो योग की संख्या है यह किसके बराबर होता है, यह मास नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर, मास नंबर के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ए है परमाणु के, ये न्यूक्लियस है यानी नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, और इसी को जो है वह इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं।
ठीक है, जो नील्स बोर के द्वारा एक कंसेप्ट पूरा बताया गया था, समझाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आइसोटोप तत्व के परमाणु में डैश होते हैं। आइसोटोप में क्या होता है? देखिए आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में जो होता है उसमें सिंपल याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर जो होता है वह सेम रहता है और एटॉमिक मास जो होता है वह डिफरेंट रहता है। बस एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। लेकिन आप पढ़ रहे हैं बीपीएससी का, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा क्या है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होता है, रासायनिक गुण सेम होते हैं लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक गुण जो होते हैं आइसोटॉप के वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या। नहीं, परमाणु संख्या समान होना चाहिए। भिन्न द्रव्यमान संख्या लेकिन समान परमाणु संख्या, बिल्कुल सही बात है। समान परमाणु संख्या, समान नहीं, द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया गया होगा आपको। अब हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐड किया, जैसे आइसोटॉप्स, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु संख्या यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H1 H2 है और यहाँ पे H1 H3 है। इसको हम लोग D1 से भी डिनोट करते हैं, D1 D2, और यहीं जाके ये जो हाइड्रोजन होता है ये H2O बनाता है नॉर्मल वाटर, और ये D2O बनाता है जिसको हम बोलते हैं भारी जल है, हेवी वाटर। ओके, चलिए तो यहाँ पे ये देखिए कार्बन का समस्थानिक है। ठीक है, एक और चीज याद रखिए, जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मास नंबर यानी एटॉमिक मास ही डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होना तय है। अब यहाँ पे कुछ आइसोटॉप्स है जो इम्पोर्टेंट है, ये हम अपने नोट्स का पिक यहाँ पे ऐड किए हैं, जो हम मतलब जब जब भी हम क्लास वगैरह किया करते थे तो हम हर चीज़ का ना शॉर्ट नोट्स, मेरे पास हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स है। पूरा साइंस लगभग जो है, केमिस्ट्री मतलब पूरा 10 पेज में है, कंप्लीट है। कभी ना हम उसका वीडियो बना के डालेंगे, आप लोग देखिए कितना मस्त है। तो देखिए समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। और यहाँ हाइड्रोजन का हमने एग्जाम्पल दे दिया, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। और जे थॉमसन और सॉडी ने क्या किया, इसके बारे में डिटेल में बताए थे समस्थानिक के बारे में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट समस्थानिक देख लेते हैं, जैसे कोबाल्ट 16 समस्थानिक है जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है और इसको गरीबों का जीवन रेखा बोला जाता है। फास्फोरस 32 जो है ल्यूकेमिया के लिए पहचान और इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है, उसके बाद आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो है थायराइड कैंसर के लिए, जो थायराइड ग्रंथि है उसमें अगर कैंसर हो जाता है तो उसके लिए ब्रेन ट्यूमर के पहचान के लिए, ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। और मधुमेह के इलाज के लिए भी आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 एक समस्थानिक है जिसको रक्त दाब के इलाज के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 71 एक समस्थानिक है जिसको हड्डियों में जो गंभीर रोग होता है उसके इलाज के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। ये शॉर्ट नोट्स ऐसे आप भी बनाए कीजिए, अगर आप कहीं भी कोचिंग वगैरह करते हैं तो हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाए कीजिए। अब देखिए ये हम समस्थानिक का शॉर्ट नोट्स है, ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन मेरे पेज में जो है बहुत छोटा में आ गया, इतना में मतलब ये पूरा पेज में आ गया, इसको हमने बड़ा करके पिक्चर लगाया है। तो और इससे समस्थानिक से रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो आप लोग ऐसे बनाया कीजिए। बाकी हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में भी ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह अच्छा नहीं लगे तो आप टेबल फॉर्म में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहा है एल्यूमिनियम 1327+3 में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को निकालना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर हम ढक दे रहे हैं ताकि आप खुद से आंसर दिया कीजिए। तब एल्यूमिनियम में +3 है बिल्कुल, और बोल रहा है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या तो हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या हमेशा जपे यानी Z बराबर P एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 हो ही जाएगा। ओके, यहाँ से अब बोल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हम लोग बोलते हैं, मास जो नंबर होता है यानी जो एटॉमिक मास होता है उसमें से हम लोग जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको घटा देते हैं। तो 27 में से अगर 13 घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 और 14 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस +3 का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। अगर पूछता आपसे इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तब आप यहाँ पे 13 नहीं कर सकते हैं। Z बराबर P बराबर E वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको +3 है यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यानी -3 करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी 13 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, -3 आपको 10 यहाँ पे करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन बोला है किसी परमाणु की विभिन्न उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन
किसी परमाणु के विभिन्न उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को किस सिद्धांत के अनुसार भरा जाता है। अब उप कक्षाओं की बात की जा रही है, इसको ना हम लोग बहुत अच्छा से समझते हैं। पहले आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया। देखिए, परमाणु का एक होता है कक्षा, ठीक है, एक होता है उप कक्षा, कक्षा उप कक्षा। तो जो के एल एम एन जो होता है यह कक्षा होता है, और एस पी डी एफ जो होता है यह उप कक्षा होता है। ठीक है, ये चीज में ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि के एल एम एन क्या है। ठीक है, के एल एम एन है तो फिर एस पी डी एफ क्या है। तो के एल एम एन कक्षा है और इसके उप कक्षा है एस पी डी एफ, यानी सपोर्ट के लिए है एस पी डी एफ। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, 2। ठीक है, इसमें होता है 8, इसमें होता है 18 और इसमें होता है 32। ठीक है, कितना होता है, 2, 8, 18, 32। ठीक है, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑर्बिट होता है, इसमें एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें होता है 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है 10 और इसमें होता है 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि पी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे भी आप जो है आंसर दे सकते हैं। उसके बाद एक जो है यहाँ पे साइंटिस्ट साहब आए जिनका नाम था अफबाउ साहब ने बोले कि देखिए भाई, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1s जो होता है, सबसे पहले ये जो है जो इलेक्ट्रॉन फील होता है, सबसे पहले लो एनर्जी वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें फील होता है। उसके बाद धीरे धीरे हाई एनर्जी वाला जो और कक्षा होता है, हाई एनर्जी वाला उप कक्षा होता है, उसमें फील होता है। यानी उनका कहने का मतलब यह होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वह 1s में भरेगा, ऐसे भरते 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 एक टाइम आएगा 7s 7p में भरेगा। यानी सबसे पहले नीचे से शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन भरना, लो एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा, और वो फिर जाके हाई एनर्जी वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फील होगा। यही यहाँ पे अब्बाउ साहब बताएं। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2, ये जो हम लोग करते हैं ये अब्बाउ साहब ने बताए थे और यही कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत लोग याद कर, हम भी याद ही किए हुए हैं। ठीक है, कि 1s2 2s2 ये आपको याद ही करना ही पड़ेगा। लेकिन एक प्रिंसिपल जो है वो कौन दिए थे, वह दिए थे अब्बाउ साहब। ठीक है, तो यही अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परमाणु की विभिन्न उप कक्षाओं में, यहाँ पे उप कक्षा लिखा हुआ है यानी एसपीडीएफ का बात कर रहा है, अगर वही कक्षा लिखा रहता के एल एम एन का बात करता, मैं इलेक्ट्रॉनों के किस सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉनों को किस सिद्धांत के अनुसार भरा जाता है, तो अब्बाउ के सिद्धांत के अनुसार भरा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हुंस का नियम समझना है, हुंस भी इसी से रिलेटेड है। हुंस बोलते हैं, अब्बाउ बोले कि पहले 1s में भरो, फिर 2s में भरो क्योंकि इस सब का एनर्जी कम है, फिर 2p में भरो, 2p में भरो और फिर 3s में भरो। तो आप यहाँ पे एक चीज सोचिएगा कि ठीक है भाई, जब 1s है 2s है और 3s फिर बाद में कैसे हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि 2p का एनर्जी जो है वह कम है 3s से। इसका मतलब यही हुआ इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब, हाँ ये सच है। 2p का जो है, जबकि आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2p में तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या दो जो s है वो s से कम एनर्जी है p का? हाँ बिल्कुल, वो अपने रिसर्च में सब जो है वो डेवलप किए थे। हम यहाँ पे कुछ रिसर्च करके आपको नहीं बता सकते। हम लोग को बीपीएससी में सामान्य विज्ञान पढ़ना है, यानी बिल्कुल नॉर्मल, बस इतना हम लोग को ये पढ़ना है कि बस ये चीज है और बस है, बात खत्म। क्यों है ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो अपने जो है प्रयोगशाला मतलब पूरा रिसर्च किए थे, उस टाइम बनाए थे कि जो 2p है उसका एनर्जी कम है 3s से। ठीक है, तो इसलिए पहले 2p में भरता है उसके बाद 3s में भरता है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसमें ए बोले कि देखिए एस में क्या होता है, एस में एक ऑर्बिटल होता है और एस में एक ऑर्बिटल, पी में जो होता है पी में 3 ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एस पी डी में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4, ये हो गया 5। एफ में कितना होता है, 10 ऑर्बिट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे हुंड साहब ने बोले कि देखिए भाई, ये डायरेक्ट इसमें जैसे हम डी में इलेक्ट्रॉन भरना है तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसा नहीं भराएगा इलेक्ट्रॉन। कैसे भराएगा, तो अब बाबू साहब बोले कि इसमें जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना होगा, पूरा मिट गया यार, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। 1 2 3 4। तो हुंड साहब बोले कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा ऐसे फील होगा, एक एक करके फील होगा, एक एक करके फील होगा, और फिर उल्टा यहाँ पे फील किया जाएगा फिर से एक एक करके। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में दोनों में ऐसे भरते चले जाए, ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन फील नहीं होता है। ये जो है, ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत किसने दिए, हुंड साहब ने दिए थे। इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं।
ठीक है। बाकी हाइजेनबर्ग सिद्धांत ये बताता है, हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि किसी भी पिंड का क्या होता है कि अगर वो उसका एक समय पे सेम टाइम पे वेग, ठीक है, अब जैसे ये वेग कर रहा है, ऐसे देखिए ये वेग कर रहा है, तो आप सेम टाइम पे इसका वेग और स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। अब एक गति में है, तो एक गति में है, तो आप इसका स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं, और वेग का सेम टाइम पे पता नहीं लगा सकते हैं किसी भी पिंड का। यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यही बताता है, ठीक है। बस उसके बाद पॉली का अपवर्जन नियम में थोड़ा सा अच्छा से समझा जाएगा, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है तो उसमें हम समझाएंगे, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, पता नहीं कैसा क्या लग रहा है आप लोग, जहां कमी हो बताइएगा, हम सुधार करेंगे और क्या। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक उदासीन परमाणु किसके कारण धनायन बन जाता है? एक उदासीन परमाणु जो होता है वह किसके कारण धनायन बन जाता है, ये आपको बताएं। तो धनायन मतलब क्या हुआ? धनायन मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कब हुआ? जब उसमें क्या होगा, लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस मतलब हानि हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगर वही पूछता कि ऋणायन कैसे आता है, ऋणायन कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव चार्ज आता है। निगेटिव कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आंसर को टोकते हैं। निम्न में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात की जा सकती है। यानी अगर आपको कोई तत्व है, एक्स मान लेते हैं, कोई तत्व है, इसका परमाणु संख्या आपको दे दिया गया है, तो इस ऑप्शन में से क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन तो निकाल ही सकते हैं। जेड बराबर पी बराबर ई, जब पे, तो यहाँ पे प्रोटॉन अगर उदासीन रहे, यहाँ पे क्वेश्चन में उदासीन बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकाल सकते। हमने ऊपर आपको बताया कि न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, ठीक है, माइनस यहाँ पे, या एटॉमिक, एटॉमिक यहाँ पे वेट लिख दीजिए, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तब हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे थे। अभी हम लोग देखे थे जैसे ऑक्सीजन 8 था, इसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक वेट 16 था, तो 16 में से हम लोग 8 कर रहे थे, तो 8 इसका न्यूट्रॉन आ रहा था। तो हम लोग केवल और केवल एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं किसी भी, जो है किसी भी परमाणु का। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में कई तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होता है। आवर्त सारणी में कई तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है परमाणु द्रव्यमान भिन्न क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है परमाणु भार। परमाणु भार जो होता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किससे बन के होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। आप बोलिए क्या बता रहे हो? अरे भाई अभी तो आप देखे थे न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे थे, न्यूट्रॉन निकाल रहे थे ना, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो प्रोटॉन, तो फिर ऐसे अगर हम लोग को निकालना हो परमाणु द्रव्यमान तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से तो हमारा हम होंगे ना, तो इसके यहाँ लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, तो न्यूट्रॉन ई जो प्रोटॉन है यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी परमाणु द्रव्यमान किस पे डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, और एक हरियाणा पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है परमाणु द्रव्यमान। हरियाणा पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आप में भी आ सकता है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है तत्वों को आइसोबार, अच्छा जी आइसोबार बोला, आइसोबार मतलब क्या होता है ये बताइए। आइसोबार के कारण, ठीक है, या विभिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले आइसोटॉप्स के कारण, या भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान वाले समस्थानिकों के कारण, इसमें से कौन सा आंसर होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। समस्थानिकों के कारण यहाँ पे बता रहा है कि अलग अलग अगर द्रव्यमान वाले समस्थानिक है, क्या उसके कारण भी हो सकता है क्या? पता नहीं आज बहुत क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू हो रहा है, कट जा रहा है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से ना हम इसको ठीक करके लाएंगे। तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे थे ना, इसको ऑप्शन, हाँ इसका आंसर हम लोग खोज रहे थे। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परमाणु द्रव्यमान का बात कर रहा है। परमाणु द्रव्यमान नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए तत्वों के आइसो बार का यहाँ पे बात कर रहा है, विभिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले आइसोटॉप का बात कर रहा है, यहाँ पे समस्थानिक का बात कर रहा है।
आइसोटॉप पे डिपेंड करता है। आइसोटॉप में क्या होता है कि अगर आप लेते हैं आइसोटॉप, किसी का आइसोटॉप अगर आप लेते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन H1 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 H2 और H1 H3 अगर आप लेते हैं तो इसका आइसोटॉप्स हो गया। अब आइसोटॉप्स में क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो अब क्या होता है, आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में जब किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है तो वो तीनों का औसत निकाला जाता है, यानी एक परमाणु का जितना भी समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स होगा सभी के द्रव्यमान का क्या किया जाएगा, एक औसत निकाला जाएगा और वही परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता लिखा जाता है, वही परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। यही कारण है कि कोई कोई ऐसे तत्व है जिसके समस्थानिक बहुत ज्यादा हैं यानी आइसोटॉप्स बहुत ज्यादा हैं, कोई कोई तत्व है जिसका कोई आइसोटॉप्स नहीं है। इस कारण जो है परमाणु के द्रव्यमान में भिन्नता देखने को मिलता है, क्योंकि आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वह डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को जरूर समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार और रिपीट करके जो है समझ लीजिए। इजी है, कोई ज्यादा यहाँ पे बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि हाँ यहाँ पे ऐसे होगा। यहाँ पे पेन कहाँ गया, फिर से पेन काम नहीं कर रहा है, देख रहे हैं टेक्निकल इशू कितना हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कि मतलब हमने उस टाइम बता रहा था समस्थानिक, तो बोला था कि आपको सबको ये पता है कि परमाणु संख्या समान होता है समस्थानिकों में, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी तो हमको जानना पड़ेगा एक्स्ट्रा फैक्ट, और एक्स्ट्रा फैक्ट यह है कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समान होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और रासायनिक गुण लगभग लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, लगभग समान होते हैं। और आइसोटॉप्स के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, जैसे द्रव्यमान, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, हिमांक, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यहाँ पे आर्गन 18 है और इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट 40 दिया हुआ है, पोटेशियम 19 एटॉमिक वेट 40 और कैल्शियम 20 एटॉमिक वेट 40। तो यहाँ पे क्या है, ये तो आइसोबार है ना। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में होता है जो द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या है या जो परमाणु का द्रव्यमान है वो क्या होगा, बराबर होता है यानी सेम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें द्रव्यमान संख्या माफ कीजिएगा, परमाणु संख्या जो होता है वह भिन्न होता है यानी डिफरेंट होता है परमाणु संख्या। ठीक है, तो आइसोबार जो यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु एटॉमिक नंबर क्या है, सबका डिफरेंट है और एटॉमिक वेट है सेम है, तो यह आइसोबार हो गया। ऑप्शन यहाँ पे ए, यानी अरे यहाँ पे ए आइसोबार होगा, यहाँ पे ए लिख दिया लेकिन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसोबार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे देख लीजिए जो है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, और जिसको हम लोग ये जो योग के बराबर होता है इसको हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियन वाला जो है जो कंसेप्ट है आपको बता दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसमें बोर का परमाणु मॉडल लागू किया जा सकता है। बोर का परमाणु मॉडल निम्न में से किसमें लागू किया जा सकता है, ये आपको बताना है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कमेंट कर दीजिए आंसर। ठीक है, ऐसे लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड ही है, लेकिन आप कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ही। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बोर का परमाणु मॉडल लागू किया जा सकता है। जो बोर का परमाणु मंडल है केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम में बिल्कुल नहीं लागू किया जा सकता है। किसी भी परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही है, ऑप्शन बी सही है, इसमें लागू किया जा सकता है। नील्स बोर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। नील्स बोर ने क्या हुआ था, नील्स बोर जो थे वो जो रदरफोर्ड कंसेप्ट जो आया था उसी को मॉडिफाई किए थे, बाकी कुछ किए नहीं थे। ठीक है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए थे और वही अपना फिर नया जो है वो नील्स बोर जो है प्रस्तुत किए थे। ठीक है, और बस उसी में था, कुछ ज्यादा इसमें इनका कंसेप्ट नहीं था। हाँ, इसमें ये बता दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे देखिए जो ए इलेक्ट्रॉन होता है, ए ऑर्बिट है, तो यहाँ पे एक दो तीसरा ऑर्बिट है, तो यहाँ पे ये बोले थे, एक अच्छा चीज ये बताए थे कि अगर मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन जो है या लोअर ऑर्बिट है यानी इसका एनर्जी कम है। ये भी एक बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना नजदीक होता है उसका एनर्जी उतना ही कम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना दूर होता है उसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट दिए थे नील्स बोर साहब ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो भी हम यहाँ पे बात बोलेंगे कोई बनावटी बात या कोई किताबी बात नहीं होगा, वो सब वही बात होगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे थे ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस ऑर्बिट में है, तो इस ऑर्बिट में जो है इसका एनर्जी कम है। अगर इससे इस एनर्जी में जाना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट में जाने के लिए इसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब ये जाके जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए इसको एनर्जी मिलेगा तो जाएगा, और फिर ऊपर से जब यह नीचे आएगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का ह्रास होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये कंसेप्ट नील्स बोर दिए थे जो काफी फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, एक्सरे बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा रे भी है और इंफ्रारेड आईआर भी है। इंफ्रारेड सबके फोन में भी होता है, एक मिनट मेरे फोन में भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। आप रेडमी वगैरह का फोन लगभग सब फोन में आता है इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। तो वो वहां पे देख सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो यहाँ पे कैथोड किरण जो होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का रिश्तेदार ही है, भाई भाई है, तो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्सरे, गामा किरण, इंफ्रारेड जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की विकिरण की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वह कॉस्मिक रे के होता है, उसके बाद गामा किरण का होता है। आप जो ये बॉक्स देखे होंगे, ठीक है, बहुत बार देखे होंगे। यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ पे होता है गामा किरण, फिर आता है एक्स रे, फिर आता है यूवी रे, ठीक है, फिर आता है विजिबल रे, जिसको हम लोग विजियोर के नाम से जानते हैं, विजिबल रे, ठीक है, फिर आता है आपको इंफ्रारेड आईआर, फिर आता है सूक्ष्म रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो वेव, सूक्ष्म रेडियो वेव, फिर आता है रेडियो तरंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण जो होता है वह किसका होता है, वह गामा के होता है। और सबसे जो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम किसका होता है, गामा किरण का होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरण का होता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा का होता है। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है वह फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। लेमडा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर तरंग दैर्ध्य जो होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य किसका सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, यहाँ पे जो होता है किसका, गामा किरण का होता है। और गामा किरण का विद्युत चुंबकीय तरंग जो विकिरण है इसमें सबसे ज्यादा गामा किरण का होता है, इधर घटते जाता है, और इधर जो है वो तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा जो है इधर बढ़ते जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है ऋणायन का निर्माण कैसे होता है। ऋणायन का निर्माण कैसे होता है, देखिए हम लोग ऊपर जब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि धनायन का निर्माण कैसे होता है, तो वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऋणायन का जो निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बताया था, ऋणायन यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों को विभेदित किया जाता है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों को कैसे विभेदित किया जाता है, तो वह चुंबकीय क्वांटम संख्या के थ्रू, बिल्कुल नहीं। जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वह 3D शेप के बारे में बताता है। किसी भी परमाणु के 3D शेप के बारे में चुंबकीय क्वांटम नंबर बताता है। मुख्य क्वांटम नंबर क्या बताता है, मुख्य क्वांटम नंबर जो है कोई भी परमाणु का शेप बताता है, ठीक है, क्या बताता है, शेप बताता है, ठीक है। और एजुम्यूथल क्वांटम नंबर किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के एनर्जी के बारे में बताता है, एजुम्यूथल क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वह परमाणु के स्पिन के माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। विभेदित जो है किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में कौन सा बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और +2 और -2 में होता है। अगर आप क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, ठीक, तो वो आपको ये चीज समझ में, अगर नहीं पढ़े तो आप बता दीजिए, मेरे पास क्वांटम नंबर के बहुत शॉर्ट नोट्स है। मतलब आप लोग अगर कहीं भी कोचिंग में क्वांटम नंबर पढ़े होंगे तो मुश्किल से 5 से 6 पन्ना में मिनिमम उतना पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्वांटम नंबर 4 अलग अलग होते हैं, फिर उनका एसपीडीएफ का अलग अलग होता है, फिर उसमें के एलिमेंट का अलग होता है, और 0 1 2 3 4 5 भी होता है। तो वो से होता है, हमने मेरे पास एक बहुत इतना छोटा में ही पूरा क्वांटम नंबर कंप्लीट है, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे आपको। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें आंसर हम पूरा इसको पहले से ही ढक के लाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक आयन होगा। ऋणात्मक आयन कौन होगा ये आपको बताना है। यदि इसमें प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो क्या यह ऋणात्मक आयन होगा। यानी कहने का मतलब यह होगा
कि कोई यहाँ पे 6 यहाँ पे मान लेते हैं कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 है, तो यहाँ से जो 6 है यानी प्रोटॉन इसमें क्या है 6 है, और इसमें जो है प्रोटॉन 6 है, तो इससे भी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 6 से भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 6 से भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस पे जो है वह निगेटिव चार्ज है, तभी तो जो निगेटिव चार्ज है यानी पहले से ले रखा है, यानी निगेटिव चार्ज इसके पास आ चुका है। ठीक है, तो इसके पास जो है वह जो नंबर पे इलेक्ट्रॉन जो है वह बढ़ चुका है। ठीक है, बोला यदि इसमें न्यूट्रॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं। यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रोटॉन है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन की तुलना में नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक आयन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। और जब परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। धनात्मक तब होता है जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, हो गया, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। जो आवेश जो इस पे जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश निरपेक्ष मान है वह आर मिलिकन के द्वारा निर्धारित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित है। जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है आप लोग पढ़े होंगे 12th में, या अभी भी पढ़े होंगे कि एक सोने का पतला परत लिए थे, उस पे यहाँ पे जो है अल्फा किरणों का बौछार किए थे। तो कुछ अल्फा किरण ऐसे मुड़ गए थे, कुछ इधर मुड़ गए थे, कुछ एक अल्फा किरण मात्र एक था जो वापस आ गया था। ठीक है, कुछ जो है वो बीच में से जाकर थोड़ा दूरी बना ले रहे थे। तो इससे यह पता चल रहा था कि जो परमाणु के नाभिक है पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा किरण भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे के साथ जो है वह एक दूसरे को जो है वो अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप पढ़े होंगे। और कुछ किरण जो थे वह कुछ अल्फा किरण डायरेक्ट इसको भेद करके पार चले जा रहे थे। इसका मतलब ये हो रहा था कि परमाणु का कुछ भाग जो है वह खाली होता है। ठीक, ये सब कंसेप्ट आप पढ़े होंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण में। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस क्या था, यहाँ पे रदरफोर्ड का मेन फोकस यह था कि वो जो है कुछ तो कुछ जो गए वह बीच से ऊपर चले गए, यानी टकरा कर उसमें टकरा नहीं वापस चले गए, कुछ भेद करके आगे चले गए। जो मेन एक दो कुछ कुछ था जो नाभि के बीच में जा रहा था और फिर वहां से वापस जा रहा था। मेन उसी पे स्टडी इन्होंने शुरू किया, और वो क्या चीज नाभि के बारे में यहाँ पे बताया। तो रदरफोर्ड जो है वह नाभि के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 51 क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो, ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर आपको बोरिंग लगेगा। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉन की संख्या समान यानी एटॉमिक नंबर समान, उसको आइसोटॉप से बोलेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। एक मुख्य कोश एन में कक्षकों की कुल संख्या होती है। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझिए, हमने पहले आपको क्या बताया, कोश यानी क्या बताया, कक्षा। कक्षा मतलब और उपकक्षा। ठीक है, कोश उपकोश सेम होता है। क्या बताया, के एल एम एन ऐसे बताएं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी कक्षकों में किसी कोश में कक्षकों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो यह होती है एन स्क्वायर। ठीक है, कितनी होती है, एन स्क्वायर होती है। अब कैसे एन स्क्वायर होती है ये समझिए। एन स्क्वायर कैसे होती है, जैसे के है 1 2 3 4 से भी इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या कैसे क्या हो सकती है, तो यहाँ पे 1 है 9, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। एल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कैसे 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी ऑर्बिट की संख्या से पता चलेगा। और इसमें ऑर्बिट की संख्या कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एल को 2 से डिनोट करते हैं, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर और 4 ऑर्बिट जब इसमें बनेगा तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे के एल एम का 3 होता है, अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना ऑर्बिट बनेगा, 9 ऑर्बिट बनेगा। और 9 ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आप एक मैजिक नंबर पढ़े होंगे 2 8 18 32, इस मैजिक नंबर को आप पढ़े होंगे कि आपको बताए होंगे टीचर की ये मैजिक नंबर है 2 8 18 32, वो सब यहाँ से आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो है, फिर यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 16, और 16 यहाँ पे ऑर्बिटल होता है n में, और यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होता है। यही चीज आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल कक्षकों, ये जो कक्षा है, ये कुल कक्षकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो n स्क्वायर से निकाली जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ये दोनों लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। nवीं कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n के बराबर होती है, यानी कह रहा है, ये बात बोल रहा है कि देखिए, जो हम लोग के एल एम एन लेते हैं उसमें कक्षा निकालने के लिए एन स्क्वायर करेंगे, लेकिन उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा वह निकालने के लिए हम लोग 2n स्क्वायर का उपयोग करेंगे। जैसे जैसे हम लोग को डायरेक्ट सॉरी, जैसे हम लोग को डायरेक्ट निकालना हो कि एल जो कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लोग एल का यहाँ पे क्या, एल का क्या पता है, 2 पता है, के एल, एल का 2, तो हम लोग डायरेक्ट 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकालेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 8, 8 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। हम लोग को कितना निकालना है, एन का निकालना है, एम एन ओ का निकालते हैं। चलिए ठीक है, आप ये नहीं समझिए केवल के एल एम एन तक ही रहता है, ओ पी भी आगे बढ़ चुका है, दुनिया बहुत आगे जा चुका है। तो हम लोग ओ का कितना लेंगे, एम एन ओ का 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 हम लोग लेते हैं, तो 2 और 5 का स्क्वायर, तो 5 25 दूनी 50, यानी जो ओ कक्षा होगा उसमें कितना 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा है आदमी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओ कक्षा, ओ कोष में, ठीक है, ओ कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो इसको आपको 25 जो है कक्षकों की संख्या होगी, ऐसे आपको यहाँ पे जो 25 जो है इसमें ऑर्बिट ऐसे होंगे, ये आपको बता ओ में बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तीसरा लाइन क्या बोल रहा है, एनवी कक्षा कोष में उप कक्षा की संख्या एन के बराबर होती है। एनवी कक्षा कोष में जो है उप कक्षा की संख्या एन के बराबर होती है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, हम इसको समझाते हैं। इसके लिए ना हम थोड़ा नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, ग्रीन आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए इसी पे बता दें। हमने ना थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कोशिश किया था कि इसको व्हाइट बैकग्राउंड कर दे ताकि अच्छा रहे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है हमसे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलिए इसी पे हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे ना कि इसमें एक मिनट, एक सेकंड, इसमें क्या है, इसमें क्या है ना कि एनवीं कक्षा में उप कक्षा की संख्या एन के बराबर होती है। ये सिंपल ये बोल रहा है कि के 1, के एल 2, एल एम 3, एम ए के एल एम एन 4। ठीक है, थोड़ा सा कलर जो है उसको ब्लैक कर लेते हैं, अच्छा दिखता है। ठीक है, ए हो गया। तो ए बोल रहा है कि ए तो क्या हो गया, कक्षा हो गया। अगर हम लोग उप कक्षा की बात करें, उप कक्षा की बात करें, तो जो उप कक्षा है वह इसके जो एन के बराबर होगा, यानी ए जो के है तो इसमें एस होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एल जो है, एल में क्या होगा, ए 2 यहाँ पे उप कक्षा होगा, एल के पास 2 उप कक्षा एस और पी होगा। एम जो है इसके पास 3 उप कक्षा, यानी ये जो एन है इसके बराबर होगा, एस पी डी होगा। और जो एन है इसके पास जो एन क्या है, एन का वैल्यू 4 है इसके पास यहाँ पे, तो जो उप कक्षा इसके पास होगा एस पी, ठीक है, डी और एफ के बराबर होगा। तभी तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप टोटल इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे एस के पास 2, पी के पास 6 और डी के पास 10, इसको जोड़िएगा तो एम के पास 18 होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 और 2, एल के पास 8 होता है और के के पास यहाँ पे 2 होता है, तभी तो ये 2 8 18 32 वाला कंसेप्ट आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे थोड़ा सा ना। ओके, और फिर से यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको रेड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही द्रव्यमान संख्या तो होता है। ठीक है, वही जो है क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, हमने ऊपर डिस्कस कर चुका है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, बिल्कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग यहाँ पे सही हो जाएगा और ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूक्लियॉन की संख्या, बिल्कुल ए भी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी सही है, क्योंकि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, हमने ऊपर डिस्कस कर चुका है। तो बी सी भी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब ना फास्ट करते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। परमाणु के नाभिक के घटक क्या है, परमाणु के नाभिक के जो घटक है वो कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आपको पता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में हमने डिस्कस किया था कि आइसोबार में क्या होता है, समान जो है वो परमाणु द्रव्यमान होता है,
समान परमाणु क्रमांक गलती हो जाएगा, विभिन्न परमाणु क्रमांक लेकिन समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न परमाणु और विभिन्न द्रव्यमान नहीं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम बताइए। हमने तरंग दैर्ध्य ऊपर आगे आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है वो रेडियो वेव के तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं, ये क्या ओपन हो गया यार, चलिए फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे क्या था, गामा किरण था, उसके बाद क्या था, एक्सरे था, उसके बाद यूवी रे था, उसके बाद विजिबल रे था, विजिबल रे के बाद इंफ्रारेड था, फिर सूक्ष्म रेडियो वेव था, फिर यहाँ पे लघु रेडियो वेव था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसका होगा यहाँ पे जो लघु रेडियो वेव है, फिर उसके बाद सूक्ष्म रेडियो वेव है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर यहाँ पे यूवी रेज, फिर एक्सरे, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, यहाँ पे गामा किरण का होगा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए औरक्त किरण है, औरक्त किरण को हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। उसके बाद हरा है, हरा जो है वह विजिबल में ग्रीन में आता है। ठीक है, विजिबल में आता है हरा। उसके बाद किसका है, उससे कम जो है पराबैंगनी किरण का, यहाँ पे यूवी रे का है, और फिर उससे कम एक्सरे का, यहाँ पे एक्सरे का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जो होता है बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, और इस पे +1 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का इसको प्रतिकण बोला जाता है। और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लगभग ये एसएससी रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और पीसीएस में तो आया ही हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तो न्यूट्रॉन H1 इसमें जो है अगर आप माइनस कीजिएगा ये एटॉम 1 - 1 तो 0 आ जाएगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है किस वैज्ञानिक ने नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर का अवधारणा दी थी। निश्चित परमाणु के चारों तरफ अभी हमने डिस्कस किया, जो चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की अवधारणा का कंसेप्ट किसने दिया था, ये किसने बताया था कि ऊर्जा जो है यह अलग अलग होती है, जितने दूर परमाणु से जाते हैं ऊर्जा जो है वह नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा जो है बढ़ते रहती है। तो किसने, नील्स बोर ने बताया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर चुका है कि क्वाल्ट 60 का उपयोग करते हैं, उसको गरीबों का जीवन रेखा बोला जाता है, क्वाल्ट 60 को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन 127 नहीं, आयोडीन 131 का यूज किया जाता है थायराइड में। ठीक है, यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है आपको क्या चीज में, एटॉमिक रिएक्टर और एटॉमिक बम में। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी का उपयोग किया जाता है। ऊपर हम लोग डिस्कस किए आयोडीन 131। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कैथोड किरण क्या है। कैथोड किरण एक तरीके से क्या है, हमने ऊपर बताया कि कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉन का भाई भाई है, इलेक्ट्रॉन का रिश्तेदार है, तो इलेक्ट्रॉन का धारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है CO2 इलेक्ट्रॉनिक सम सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 है, CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, कार्बन और O2। कार्बन में 6 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसमें 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 16 6 22 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 है वो आपको देखना है, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7। ठीक है, 7 और 6 कितना होता है 13, और प्लस यहाँ पे एक माइनस है तो +1 और हो जाएगा 14। बिल्कुल इसके बराबर नहीं आ रहा है। अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 3 यहाँ N3 है, 7 3 का 21, और यहाँ पे -1 एक है तो +1 एक यहाँ पे जुट जाएगा, तो यहाँ पे 22, तो 22 आ जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो भी कंसेप्ट हम लोग अभी फास्ट कर रहे हैं पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पल्म पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। पल्म पुडिंग मॉडल थॉमस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो पल्म पुडिंग यही बताए थे, पता है क्या बोले थे कि जो रदरफोर्ड जो वो सोना के जो परत में जो मतलब सोना का जो प्लेट में पतला प्लेट में, ठीक है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो क्या बोले थे कि बीच बीच में ना जगह खाली रहता है परमाणु का, और ये थॉमसन साहब बोले थे नहीं खाली वाली नहीं रहता, पूरा भरा रहता है, और वैसे भरा रहता है जैसे तरबूज में जो तरबूज का बिया रहता है ना, बीज जो ब्लैक ब्लैक रहता है, तो वैसे भरा रहता है, वैसे ही परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, ये ऐसे बोले थे। ठीक है, चलिए तो तरबूज वाला भी अगर कहीं क्वेश्चन पूछे तो ये मार दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा कर्ण प्रयोग सोने की पन्नी का उपयोग करके किया, क्योंकि सोने का जो पन्नी है वो अधिकतम नरम होता है, इसलिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अल्फा कर्ण जो है उसको आसानी से भेद पाता है, नहीं इसलिए किए थे, तो कोई बहुत बड़ा इसमें कंसेप्ट नहीं है। चलिए न्यूक्लियस का यहाँ पे बात करते हैं। ये 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियन, न्यूक्लियस या न्यूक्लियन सेम है, और जो क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन ए में है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान।
नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। वह उप परमाणविक कण जिसका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, जिसका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है वह कौन सा उप परमाणविक कण है? तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो सर्वाधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह आवेशहीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन जो तीनों कण होता है उसमें सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन पे होता है, और उसके बाद प्रोटॉन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन पे बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है। यही कारण है कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से 1837 गुना हल्का होता है, ठीक है। प्रोटॉन से 1837 गुना हल्का होता है, और जो प्रोटॉन है वह न्यूट्रॉन से 1854 गुना हल्का होता है। इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन हम बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। CO3 पे -2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताना है। कार्बन का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 3 का 24 हो जाएगा, और ये -2 है तो यहाँ पे 2 ऐड होगा ही, तो यहाँ इसको ऐड कर दिए, 6 दे 8 4 12 32, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाती है तो क्या होगा? दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाएगी तो उसको एनर्जी चाहिए, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, और ऊपर से नीचे आ जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा, तो उसको कुछ मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करेगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है कि परमाणु में कोई खाली स्थान मौजूद नहीं है? तो हमने क्या अभी बताया, थॉमसन मॉडल जो है ये मानते हैं कि परमाणु में कोई खाली स्थान नहीं है, ये तरबूज के बीज की तरह जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, खाली स्थान नहीं होता है, ये थॉमसन बोले थे। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो यह जो है वह जे थॉमसन ने दिए थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ऊपर देख चुके हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप के लिए सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं पे गलती होती है, कौन सा आइसोटॉप्स के लिए सही है, हम लोग कुछ भी मार के आ जाते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आइसोटॉप में समान रासायनिक गुण होता है, बिल्कुल सही बात है, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। आइसोटॉप में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही बात है, ठीक है। बोला आइसोटॉप में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा आवेशहीन कण है? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, लेकिन सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का ही होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? सबसे अधिक ऊर्जा होता है? तो हम लोग अभी ऊपर देखे थे, सबसे अधिक ऊर्जा किस में होता है? सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है वह गामा में होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का होता है, ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा का होता है। और जो होता है वह और क्या हम लोग डिस्कस किया था, और विकिरण में ऊर्जा जो है सबसे अधिक किसका होता है? गामा का होता है। और एक कंसेप्ट हमने बताया था कि जो लेमडा होता है यानी जो तरंग दैर्ध्य होता है वह फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर तरंग दैर्ध्य जो कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है गामा किरण का, ठीक है, ये याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आइसोटोनिक युग्म है? आइसोटोनिक युग्म इनमें से कौन सा है ये बताना। आइसोटोनिक मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है, यानी सम न्यूट्रॉन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए घटाइए, यहाँ पे क्या है 14 है ना, तो 8 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, न्यूट्रॉन समान आ गया बिल्कुल। यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 22 आ गया, यहाँ पे नहीं है तो आंसर नहीं होगा ए। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ए भी नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आइसोटोनिक का मतलब जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है कितने न्यूट्रॉन की संख्या उपस्थित है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माइनस पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि माइनस प्लस जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, 127 में से आपको 53 माइनस कर देना है। जब आप 53 माइनस कीजिएगा तो 4 जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 7 5 12, यहाँ पे 74, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आती है तो क्या आती है? ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। परमाणु के नाभिक के परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? नाभिक के घटक क्या है? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नारायण प्रसाद जी रहते हैं, ठीक है, कौन रहते हैं? नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम जो होता है H1 और H2 होता है, जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। ट्राइटियम जो होता है वह या T1 T3 होता है। तो इसमें से घटाइएगा तो एक आएगा न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल।
नेक्स्ट है तत्वों का परमाणु क्रमांक क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम है। एल्यूमिनियम का 13 होता है, सल्फर का क्या होता है 16 होता है, ठीक है। और बस तो बढ़ते क्रम में आपको बताना है, तो बढ़ते क्रम में किसका हो जाएगा, सबसे पहले क्लोरीन का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम का, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम का, और तब जाके यहाँ पे सल्फर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माफ कीजिए, क्लोरीन का 17 होता है ना, तो ये सबसे पहले हो जाएगा ना, क्लोरीन का यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको ना 1 से लेकर 20 तक याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अगर आप जनरल क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो आपको 1 से लेकर 20 तक याद करना होता है। फटाफट हम लोग कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1, हीलियम क्या होता है, हीलियम 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, ठीक है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन 9 पे क्या आता है, फ्लोरीन आता है, 9 पे क्या आता है, हाँ फ्लोरीन, चलिए ठीक है, फ्लोरीन कहीं कहीं मिस कर जाते हैं, होता है यार, और आर्गन, ठीक है, नियोन, सॉरी नियोन 10 आता है। चलिए अब ये हो गया 10 तक। अब हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ठीक है, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। बाकी अब 30 तक टिटेनियम, वनेडियम, ठीक है, कैडमियम वगैरह आप याद कर सकते हैं, जो भी है आपको 30 तक भी याद हो जाएगा। जिंक तक वो हो जाता है, 30 तक आ जाता है, जेड पे 30 आता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, ठीक है। अब हम लोग समाप्ति के पास आ चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले किसी लक्ष्य धातु से टकराती है तो वह क्या उत्पन्न करती है, वह एक्स रे उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, चलिए चालू है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम। इस पे ना थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दो कंसेप्ट होता है रिएक्शन का, न्यूक्लियर रिएक्शन का, न्यूक्लियर रिएक्शन का दो कंसेप्ट होता है। एक होता है आपको परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन भी बोल सकते हैं, नाभिकीय विखंडन, और एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन बोल सकते हैं। इसमें और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें एटम एटम मिल के और एक बड़ा एटम बनाते हैं, सॉरी इसमें जो बड़ा एटम है वह ब्रेक होके दो अलग अलग एटम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एटम और एटम मिलके एक बड़ा एटम का निर्माण करते हैं, ठीक है, और दोनों में एनर्जी निकलता है। अब क्या होता है, कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि इसका यूज हम लोग परमाणु विखंडन और नाभिकीय संलयन में जब करते हैं तो दोनों में एनर्जी निकलता है और न्यूट्रॉन निकलता है। कि क्या निकलता है, एनर्जी और न्यूट्रॉन निकलता है दोनों में। तो इसमें क्या होता है कि अगर उस न्यूट्रॉन को, वही न्यूट्रॉन क्या करता है कि फिर से अलग अलग यूरेनियम से टकराता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, परमाणु बम हो चाहे हाइड्रोजन बम हो, ठीक है। अगर हम लोग उस न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लिए तो वह बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा, और वही ब्लास्ट नहीं होगा। सेम कंसेप्ट यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, जहां पे बनाया जाता है बिजली। तो आप देखते होंगे आपको बिजली जो घर है वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं होता है, वहां से आपको केवल बिजली सप्लाई होता है, एनर्जी को ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये कोई बड़ा नाभिक है, परमाणु विखंडन इसमें किया गया, तो इसमें निकलता है 3 न्यूट्रॉन और बहुत मात्रा में निकलता है एनर्जी। क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो हम लोग इस एनर्जी को और न्यूट्रॉन को अगर कंट्रोल नहीं किए तो यही न्यूट्रॉन फिर से टूटेगा, अलग अलग 3 न्यूट्रॉन में यूरेनियम से रिएक्शन करके फिर अलग अलग 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा, फिर ए अलग अलग 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा। तो फिर देखिए ये कितना न्यूट्रॉन हो गया, फिर ए रिएक्शन करेगा यूरेनियम से, फिर अलग अलग तीन तीन, फिर ए अलग 3 3 बनाएगा, फिर वो रिएक्शन करेगा, कितना एनर्जी निकल जाएगा, समझ सकते हैं आप। ये 3 निकला था तो बहुत सारा एनर्जी निकला था। हम लोग क्या करते हैं, इसी को कंट्रोल कर लेते हैं कि बेटा तुम कंट्रोल में रहो और हमको केवल जरूरत है एनर्जी का, हम तुम्हारी एनर्जी को यूज करेंगे और इससे हम बनाएंगे बिजली। तो ये हम लोग यूज कर लिए कंट्रोल्ड रिएक्शन, यानी इसको हम लोग कंट्रोल कर लिए, तो ये हो गया परमाणु रिएक्टर में। अब हम लोग कंट्रोल नहीं किए यानी अनकंट्रोल रिएक्शन, तो वो बन गया परमाणु बम, जो है वो रिएक्शन कर करके ब्लास्ट करते रहेगा। वो सेम यहीं पे कंसेप्ट आता है नाभिकीय संलयन में। तो आप लोग जो है वो सेम चीज समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित, जहां भी बम का बात है, चाहे वो हाइड्रोजन बम हो, परमाणु बम हो, अनियंत्रित काम होगा। अनियंत्रित परमाणु विखंडन, यार ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन बम विखंडन थोड़ी होता है, संलयन होता है, ये तो ऐसे ही गलती हो गया। फिर ऑप्शन बी बोल रहा है हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, बिल्कुल ये तो सही बोला है। ठीक है, सही है ये वाला कथन, मतलब ये कथन सही है। बाकी हम ऑप्शन तो मैं तो नहीं बोला, यानी गलत चुनना है तो गलत तो यही हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं, परमाणु बम अनियंत्रित, बिल्कुल सही बात है, अनियंत्रित परमाणु विखंडन के सिद्धांत पे करता है, ये सही बात है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि परमाणु बम नियंत्रित परमाणु विखंडन, तो फिर गलती हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग कोई भी चीज कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाला का जो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ उसमें हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु संलयन बोलते तो फिर वो भी जो है लाइन सही हो गया था। उम्मीद करते हैं आपको ना ये चीज जरूर समझ में आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर टाइम वो रहता है ना तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन ये काफी है, इतना आप समझ लीजिए तो समझिए, इससे ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, बस इसी को बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके लिखाते हैं लोग। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस सेशन का, इस क्लास का, परमाणु नाभिक की त्रिज्या किस क्रम की होती है? परमाणु जो नाभिक की जो त्रिज्या है, देखिए परमाणु की त्रिज्या की अगर बात की जाए तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, और जो होता है परमाणु की जो जो नाभिक की त्रिज्या की बात की जाए तो वह 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग ने इसको एंडस्ट्रम में करके बताइएगा, क्योंकि हमने एक एग्जाम में देखा था, उसमें पूछा हुआ था कि परमाणु का जो नाभिक का त्रिज्या है वह कितना एंडस्ट्रम होता है। ठीक है, तो आप लोग एंडस्ट्रम में आप लोग को बताना है। तो आज का इस सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने केवल परमाणु संरचना से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर पाए, जो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, और हम नेक्स्ट में ये प्लान कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आपके साथ पहले हम लोग कर ले डिस्कस। ठीक है, हमारे शॉर्ट नोट से, उसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और आगे इसको कैसे बनाना चाहिए, डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है उसको कम करना चाहिए, या आपको वो लग रहा है कि हाँ डिस्कशन थोड़ा और अच्छा से करना चाहिए, या जो चल रहा है उसे ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा ना वीडियो क्वालिटी लो होगा, क्योंकि मेरे रूम का लाइट हो चुका है खराब, तो फिर ये जब तक नहीं बनता है तब तक क्वालिटी यही मिलने वाला है। तो फिर फेस का क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है जो आपको दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।